नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए फिर से नए वीडियो लेके आए हैं। आज का जो वीडियो रहेगा ये है आपको लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 के चैप्टर 1 के जो भी इम्पोर्टेंट्स जो आपको किताब में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, चाहे पूरे चैप्टर में पहले पेज से लेके जो लास्ट पेज तक जो है, एक इसमें जो है आपको ये जो पूरे आपको कम से कम 17 पेजों में दिया हुआ है, तो उसमें जो भी पेज में ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे उसको भी हम साथ में लेके आए हैं। साथ में किताब में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसको भी हम लेके आए हैं। साथ में ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको विस्तृत में आपको जानने की ज़रूरत है, उसको भी हम साथ में लेके आए हैं। तो हमारे वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ क्या कमियां रह गई हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आज का जो पहला वीडियो है, क्वेश्चन है, कहता है कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की भारत में जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो उसी में कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पे देखना है कि नहीं कह रहा है। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। कहता है लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। एकदम सही बात है कि जो लोकतंत्र, जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ लोगों की क्या है, अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता है तभी जो है वह लोकतंत्र कहलाएगी, वरना वो लोकतंत्र नहीं कहलाती है। इसलिए लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एकदम सही बात है, यानी ये सही है। अगला क्वेश्चन जो है वह लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार में ही आते हैं, तो यहाँ जो है लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है, ये भी सही है और पहले वाला भी सही है। तीसरा है लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। तो देखिए लोकतांत्रिक जो देश हैं वहाँ लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। अगर होती तो ये सही है, यहाँ पे दिया है कि नहीं होती है, जो कि यह गलत है। अब हम अगला देखते हैं। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। एकदम सही है कि लोकतंत्र में जो नेता चुन के जाते हैं वही नेता को जो है शासन करने का उनको अधिकार है। तो कहता है कि लोगों को विरोध करने की आज़ादी है, तभी तो लोकतंत्र है। अगर मान लीजिए आप सरकार से सिस्टम्स के खिलाफ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसके खिलाफ है, विरोध कीजिएगा तभी तो सरकार आपकी बातें सुनेगी, तो नहीं तो सरकार मनमर्जी करने लगती है। तो लोकतंत्र में क्या है, लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर ग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कहता है कि लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। ये आपको जो 5 चीज़ें दिए हुआ है उससे क्या कर रहा है कि किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। तो विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, सैनिक तख्तापलट, प्रेस का प्रतिबंध, लोगों का संघर्ष। तो देखिए जो है आपको समझना होगा कि लोकतंत्र का विस्तार कब होगा। लोकतंत्र का विस्तार तभी होगा जब लोगों का संघर्ष होगा। ठीक है, अगर विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण हो जाएगा तो लोकतंत्र का जो है विस्तार नहीं हो पाएगा। अगर सैनिक तख्तापलट हो जाएगा तो भी लोकतंत्र का विस्तार नहीं हो पाएगा। प्रेस पे अगर प्रतिबंध लगा दिया तो भी जो है लोकतंत्र का विस्तार नहीं होगा। लोगों का संघर्ष ही लोकतंत्र का क्या करेगी, विस्तार करने में मदद करती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो ये सब क्वेश्चन जो है बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अपने नोट्स में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लेके आए। तो है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके पास 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। देखिए प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं लिख दिया है, इसका मतलब ये गलत है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि जो भी राज्य थे, जैसे लिच्छवी सब राज्य थे, मैथिल थे, वो सब राज्य के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ कहा है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ये गलत है। दूसरा है ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र क्या हुआ, कमजोर हुआ। नहीं, गलत बात है। वहाँ पे 1688 ईस्वी में जो ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसके बाद लोकतंत्र वहाँ पे मजबूत हुआ था। लोकतंत्र क्या हुआ, मजबूत हुआ, न कि वो कमजोर हुआ। तो ये भी गलत है। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक की शासन की नींव डाली। एकदम सही बात है। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक भी मारा हुआ है। तो 1789 ईस्वी की क्रांति जो थी फ्रांस में, वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन की नींव भी रखी थी। अगला है कि पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दिया गया। देखिए पाकिस्तान एवं नेपाल में जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे बहुत बार जो है सैनिक तख्तापलट भी हुआ है, राजशाही तंत्र भी नेपाल में चला है। तो इसलिए जो वहाँ जो है आपको
कभी चुनौती नहीं दी गई है, ये गलत है। बहुत बार पाकिस्तान एवं नेपाल को लोकतांत्रिक शासन के लिए चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम करके छोटा कर देते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करना है। किसी एक वाक्य को आपको चुनना है और पूरे इसको पूरा करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, किस लिए जरूरत है, तो देखिए देश की अमीरों की बातों का ज़्यादा वजन हो, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले, या विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्तियों के अनुपात में हो। तो देखिए यहाँ पे हमने टिक पहले से लगा दिया है कि दुनिया के सभी देशों के साथ जो भी व्यक्ति है वहाँ पे जो समान व्यवहार किया जा सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत जो है पड़ती है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये सब जो है आपको बुक में दिया गया है, बच्चों को भी पढ़ाए हैं, तो इसलिए इसमें बुक में जो है पहले से ही था। तो आप देख सकते हैं कि लिच्छवी प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज, ये इसलिए हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि हम आपको पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि हाँ, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते। यहाँ पे हमने बोला था कि प्रमाण मिलते हैं, यहाँ नहीं दे दिया था इसलिए गलत हो गया था। अब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लिच्छवी जो है क्या है कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला एक गणराज्य हुआ करता था। नेपाल जो है राजाओं ने अपने अधिकार छोड़ने पे बाद में सहमति दी, इसलिए जो है यहाँ पे लोकतांत्रिक चुनौतियाँ हमेशा मिलती रही। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह की समाप्ति हुई, यानी सैनिक शासन भी यहाँ पे हुए, तो लोकतांत्रिक था, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हुआ, लोकतांत्रिक शासन के लिए चुनौतियाँ वहाँ पे बार बार चुनौती आती रही। नेपाल में भी वही था, राजा वाला शासन था, इसलिए लोकतांत्रिक चुनौती वहाँ भी थी। घाना में जो था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली। घाना में भी क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक थे, वो भी एक प्रकार से गुलाम ही कहे जा सकते, वहाँ भी ब्रिटिश लोगों का औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिला था। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि वर्ग 9 में जो है वो मेरे द्वारा बनाया गया जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लेके आए हैं। वर्ग 9 अध्याय 1 लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें 20-25 क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर हम आपको विस्तृत पेज में लेके चलेंगे। आपको पूरा एक चैप्टर का जो है निचोड़ इसमें आपको मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी बच्चे अगर देखते हैं क्लास 9th या 10th तो अपनी कॉपी में ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो 9th वाले बच्चे हैं आपको जानकारी चाहिए, फिर आपको 10th में भी पढ़ना है, इसलिए आप इसको भी नोट डाउन करेंगे। जो 10th वाले बच्चे हैं उसको एग्जाम देना है, तो आप इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि चिली किस महाद्वीप में है। देखिए ये जो चैप्टर है वर्ग 9 अध्याय 1 लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें चैप्टर का ही नाम है आप लोगों को लोकतंत्र का क्रमिक विकास। यानी अगर किसी देश में आज लोकतंत्र है, संविधान है, शासन है, तो ये जो शुरुआत हुई थी ये कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या कारण था कि लोकतंत्र की जरूरत पड़ा, उन सबों को चीज़ों के लिए हम लोगों को जो है वर्ग 9 में दिया हुआ है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, कैसे कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ। तो प्रथम जो चरण था वो आपको चिली से संबंधित था, ठीक है। चिली देश में जो लोकतंत्र हुआ, कैसे वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल किया, कैसे सैनिक शासन पोलैंड में हुआ, कैसे जो है लोकतंत्र की जरूरत पड़ी। तो शुरुआती जो मोटो है क्रमिक विकास वो आपको 9th के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा लोकतंत्र के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि चिली किस महाद्वीप में है। तो चिली जो है वो आपको अमेरिका महाद्वीप में है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आयंदे कहाँ का निवासी था, तो आयंदे जो है चिली का निवासी था। अब जैसे देखो चिली किस महाद्वीप में है, तो ये अमेरिका महाद्वीप में है। वहाँ के एक व्यक्ति थे आयंदे, आयंदे जो है वो एक चिली निवासी थे। आयंदे के पार्टी का नाम क्या था, तो उनके पार्टी का नाम था पॉपुलर यूनिटी। उनके पार्टी का क्या नाम था, पॉपुलर यूनिटी। और अगला क्वेश्चन है कि आयंदे पहली बार क्या बना था। जो आयंदे है वो पहली बार क्या बना था, लाइन कट गया है, थोड़ा सा लाइट कम आएगा चेहरे पे, तो आप हमारे चेहरे पर ना देख के आप लोग जो है क्वेश्चन जरूर देखिएगा। कहता है कि आयंदे पहली बार क्या बना था, तो आयंदे जो है पहली बार राष्ट्रपति बना था। और कब बना था, तो ये 1970 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति बना था। कब बना, 1970 ईस्वी में राष्ट्रपति बना। अब एक बार हम फिर आपको इसको बता देते हैं, थोड़ा सा हम क्लियर हो लेते हैं कि 1970 ईस्वी में ही था, ठीक है। आयंदे 1970 ईस्वी में ही बना था। चिली के बंदरगाह पर नौसेना के द्वारा कब कब्जा कर लिया गया। जो चिली के बंदरगाह थे वहाँ पे नौसेना के द्वारा जो है कब कब्जा कर लिया गया, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में जो है कब्जा कर लिया गया। अगला जो है राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कब की कर दी गई।
जो राष्ट्रपति आयंदे थे उनकी हत्या जो है कब कर दी गई? तो राष्ट्रपति आयंदे की हत्या जो है 11 सितंबर 1973 ईस्वी में कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नौसेना के प्रमुख कौन थे? जो नौसेना के प्रमुख थे वो आपको थे जनरल आगस्तो। देखिए चिली में भी गणतंत्र हुआ करता था, वहाँ पे जब आप क्लास 9th के जो पूरे सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। वहाँ से हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर फैक्ट जो है क्वेश्चन को लेके आए हैं, तो आपको समझ में यहाँ जो है अच्छे से आ जाएगा कि नौसेना के प्रमुख कौन थे। तो नौसेना के जो प्रमुख थे वो थे आपको जनरल आगस्तो। अब देखिए जनरल आगस्तो जो है इन्होंने क्या किया था कि जो चिली के बंदरगाह था वहाँ पे लोगों को क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया। तो वही पूछता है कि चिली के जो नौसेना के प्रमुख कौन थे, तो वो जनरल अगस्तो। अब जनरल अगस्तो ने क्या किया कि अमेरिका की सहायता से, किसके सहायता से? अमेरिका की सहायता से चिली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो वही क्वेश्चन है कि जनरल अगस्तो ने किस देश की सहायता से चिली पर कब्जा कर लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे कि चिली में सैनिक का तख्ता पलट कब हो गया था? जो चिली में सैनिक का जो तख्ता पलट हुआ था वो कब हुआ? तो हो गया 11 सितंबर 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त पिनासे की सरकार कितने वर्ष तक शासन किया था? तो देखिए किताब में दिया हुआ है अगस्त पिनासे की जो सरकार बनी, जो सैनिक तख्ता पलट हुआ, उसके बाद अगस्त पिनासे की जो है सरकार बनी। अगस्त पिनासे जो है 17 साल तक जो है शासन किया। लेकिन जैसे ही अगले पेज में आप जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पिनासे का शासन का कब अंत हो गया। तो इन्होंने जो है आप देख सकते हैं कि चिली में जो सैनिक तख्ता पलट हुआ वो 11 सितंबर 1973 ईस्वी में हुआ और 17 वर्ष जो है उन्होंने शासन किया। इस हिसाब से जो है 1990 होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे आपके किताब में दिया हुआ है कि पिनासे की शासन कब समाप्त हुआ? तो 1988 में किताब में दिया गया है, लेकिन वो 17 वर्ष भी डिनोट किया गया है। क्लास 9th की जो बुक है SCERT का, वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जो है मिस प्रिंट हुआ है या सरकार अभी भी अपडेट नहीं कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें टॉपिक जो है कहीं न कहीं मिस प्रिंट हुआ है या अपडेट नहीं होने के कारण ऐसा हो सकता है। अब हम फिर आगे देखते हैं, क्लास 9th के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं कि चिली में पुनः लोकतंत्र की स्थापना कब हो गई? अभी हम आपको बताएं कि 11 सितंबर के बाद 1973 ईस्वी में क्या हुआ, सैनिक की सरकार बनी, 17 साल सरकार रही, 90 में होना चाहिए था, 88 में ही फिर से लोकतंत्र की क्या हो गई, स्थापना हो गई। उसके बाद अभी लास्ट में फ़िलहाल के अंतिम दिनों में जो है वर्ष 2006 के चुनाव में चिली में किसकी सरकार बनी थी? तो 2006 के चुनाव में चिली में जो है मिशेल बैचेलेट की सरकार बनी। और सवाल ये होता है कि मिशेल बैचेलेट कौन थी? तो मिशेल बैचेलेट उस समय मिशेल बैचेलेट कौन थी? तो वो थी अल्बर्टो बैचेलेट की पत्नी, जिनकी हत्या 1973 ईस्वी में विद्रोह के दौरान कर दी गई थी, ठीक है, जनरल अगस्तो के द्वारा। तो ये अल्बर्टो बैचेलेट की जो है क्या थी, पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है चिली अब कैसा देश है? तो चिली जो है अब एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, ठीक है। और 2006 ही में आपको बताए थे कि लास्ट जो चुनाव हुआ था उसमें मिशेल बैचेलेट ने जीती थी और वो जो अल्बर्टो बैचेलेट की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है कि मिशेल बैचेलेट किस चीज़ की चुनाव लड़ रही थी? जो मिशेल बैचेलेट थी वो कौन चीज़ की चुनाव लड़ी? तो ये जो है राष्ट्रपति की चुनाव लड़ी। और 2006 में जो है 2006 तक की जानकारी आपके बुक में दिया हुआ है। आप बुक भी आप अगर जिसके पास है आप देखिएगा तो 2006 की ही चर्चा की हुई है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 में ही। अब देखिए जब लोकतंत्र के क्रमिक विकास में जब चिली का हमने उदाहरण ले लिया, तो चिली उदाहरण के बाद हम लोग जो है पोलैंड का भी उदाहरण लेते हैं कि पोलैंड में कैसे कैसे जो है लोकतंत्र की स्थापना हेतु कैसे संघर्ष किया गया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पोलैंड में जो है लोकतंत्र संघर्ष, पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष, अब इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। कहता है कि पोलैंड किस महादेश में आते हैं? तो पोलैंड जो है यूरोप महादेश में आते हैं, चिली अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है कि 20वीं सदी में पोलैंड पर किसका नेतृत्व था? यानी 20वीं सदी तक पोलैंड पर किसका जो है नेतृत्व था? तो ये था आपको जारुजेलेस्की का। किसका नेतृत्व था? जारुजेलेस्की का नेतृत्व था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जारुजेलेस्की के पार्टी का क्या नाम था? जो जारुजेलेस्की थी उसकी पार्टी का क्या नाम था? तो उसकी पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स, ठीक है। ये जो आपको चीज़ें हैं ये आपको किसी भी बुक में या नोट्स में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमने पूरे सब्जेक्टिव, जहाँ पूरे पेज की जो चैप्टर है उसमें से जो है जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उसको हमने बना के
आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के जो ग्लांड शहर थे, पोलैंड के गडांस्क शहर में मजदूरों ने लेनिन जहाज कारखाना में कब हड़ताल कर दिया? पोलैंड के गडांस्क शहर में मजदूरों ने लेनिन जहाज कारखाना में कब हड़ताल कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1980 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेक वालेसा के नेतृत्व में, यही व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत सारे मेहनत भी किए। लोकतंत्र के लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया था। लेक वालेसा जो थे उन्होंने मजदूरों के साथ क्या किया? 21 सूत्री का जो है समझौता किया। किसके? सरकार के साथ। किसके साथ मिलके? मजदूरों के साथ मिलके। उस संधि को क्या कहते हैं? तो गडांस्क संधि कहते हैं। अगला है कि गडांस्क के उपरांत मजदूरों का एक संगठन बना जिसे क्या नाम दिया गया? यानी मजदूरों का जो संगठन बना उस संगठन को क्या नाम दिया गया? तो दो चीज़ें हैं, एक है सॉलिडारनोस्क या सॉलिडेरिटी। सॉलिडारनोस्क या सॉलिडेरिटी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कहता है कि लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल कब हो गई? तो लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर से हड़ताल जो है 1988 ईस्वी में हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि लेक वालेसा के नेतृत्व में पहली बार बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन है कि लेक वालेसा के नेतृत्व में पहली बार जो है बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में, क्योंकि 1988 में लेक वालेसा ने मजदूरों के साथ फिर से क्या कर दिया? हड़ताल कर दिए। और हड़ताल करने के बाद सभी दलों, बहुत सारे दलों ने मिलकर लेक वालेसा के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ जब बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए, और वो चुनाव 1989 में हुए, जिसमें 99 सीटों पर उन्हें सफलता मिली थी। अब कितनी सीटें थी इनकी जानकारी आपके बुक में नहीं दिया गया। अगला है कि पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बन गए? तो यही व्यक्ति जो लेक वालेसा थे, यही पोलैंड के प्रथम निर्वाचित जो है राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने बहुत योगदान किया था पोलैंड के में लोकतंत्र लाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि तीन चीज़ें यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं कि चिली में पिनासे का शासन था और पोलैंड में साम्यवादी का शासन था। दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे। चिली में पिनासे का शासन था, चीनी में पिनासे का शासन था, और पोलैंड में लेक वालेसा। ध्यान में रखेंगे, चिली में पिनासे और पोलैंड में लेक वालेसा, साम्यवादी शासन। इन दोनों में क्या अंतर था शुरुआती के दिनों में? तो देखिए, पोलैंड का जो हम यहाँ बात करेंगे तो पोलैंड दावा करता था कि मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार जो है मजदूरों के साथ मिलकर संगठन बनाया, मजदूरों के साथ हड़ताल किया। तो पोलैंड दावा करता था कि हमने जो भी सरकार बनाई है या शासन चल रहा है वो मजदूरों की ओर से चल रहा है। लेकिन चिली ने ऐसा कोई दावा नहीं बनता है, उन्होंने कोई दावा नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पोलैंड का, तो पोलैंड में मजदूर संगठन के अधिक नायकवाद का उदाहरण मिलता है। जैसे लेक वालेसा जो थे वो मजदूर संगठन के साथ हमेशा रहे, उन्होंने हड़ताल भी किए, उन्होंने जो है विरोध भी किया, सरकार भी बनाई। लेकिन चिली में क्या था, एक सैन्य अधिनायकवादी थे। वहाँ के जो अगस्तो थे उन्होंने क्या किया था कि चिली शासन पे जो है सैनिक विद्रोह करके वहाँ पे जो है शासन किया। लास्ट में अंतिम में जो है मिशेल वालेसा जो है वो बनी राष्ट्रपति। उसी प्रकार पोलैंड में कैसे जो शासन का विस्तार हुआ, तो यहाँ पे एक पार्टी का शासन हुआ, क्योंकि सभी बहुदलीय मिलके एक पार्टी का निर्माण किया। लेकिन चिली में क्या रहा कि सैनिक शासन हमेशा जो है चरम पे रहा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ ऐसे चरण जिसको हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट्स आपके किताब में दिया हुआ है कि प्रमाणिक जो लोकतंत्र का जो प्रमाणिक हम बात करेंगे वो प्रमाण कैसे कहाँ मिला। तो यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले थे। यानी कि जो पौराणिक समय थे उस समय भी लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। जैसे ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो है प्रमाण मिले थे। इन गणराज्यों में कौन कौन से राज्य थे? एक थे कपिलवस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत का प्रांत, अल्पकम का बलि, केरुपति का कालम, रामग्राम कुशीनारा का मल, पिपीविलन का मोड़िया, वैशाली का लिच्छवी
और मिथिला के विदेह आदि शामिल थे। तो देखिए इसको फिर से हम लोग एक बार देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे गणराज्य थे। कपिलवस्तु, सुभार भार के भागों का प्रांत, अल्पकम का बेलूरी, उसके बाद पिलिपम का मोड़िया, वैशाली का लिच्छवी, ये सब हम लोग देख लेंगे। मिथिला के विदेह आदि शामिल थे। ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब एक और चीज़ आता है कि उस समय जो भी गणराज्यों का जो शासन होता था, शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे लोग राजा कहते थे। यानी कि उस समय जो शासन व्यवस्था थी, गणराज्यों में जो शासन का जो प्रधान हुआ करता था, एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्ति का एक केंद्रीय समिति के पास था जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। देखिए दो चीज़ें निकल के आई। गणराज्य में जो प्रधान होता था, शासन में जो प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता, उसे भी राजा कहा जाता था। और जो वास्तविक शक्ति ये केंद्रीय समिति के पास था जिसमें जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते थे, वो भी प्रतिनिधि राजा ही कहलाते थे। लिच्छवी राज्य में केंद्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सवाल आता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने राजा प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो 1707 राजा थे जो प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति व भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। ठीक है, इस पेज में इतने सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि प्रारंभिक चरण। तो आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना, विस्तार की शुरुआत हुई थी। तो देखिए अगर हम लोग लोकतंत्र के विकास की बात करेंगे तो प्रारंभिक जो चरण था वो था 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। इस पेज में आपको इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगे। चलिए अगला पेज हम लोग देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ है, इसमें तीन चीज़ें, इन क्रांति ने लोकतंत्र के तीन चीज़ों को जो है महत्व दिया था, स्थापित किया। पहला था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। दूसरा जो चरण आता है वो होता है ब्रिटेन में 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1789 से पहले भी ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने क्या किया था? धीरे धीरे अपना पैर पसारना स्टार्ट कर दिया था। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1789, यही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गया। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और 1776 ईस्वी में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका। यानी अमेरिका जो है, स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो 1776 ईस्वी में ही अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को क्या किया? उखाड़ के फेंक दिया और अमेरिका जो है स्वतंत्र हो गया। उसके बाद अमेरिका क्या हो गया? तो इसलिए अमेरिका जो है स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 1776 ईस्वी की हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे नीचे आते हैं तो देखते हैं कि 1789 में एक लोकतांत्रिक संविधान लागू किया। अमेरिका ने 1789 ईस्वी में जाके इन्होंने क्या किया? एक संविधान लागू किया, जबकि आज़ादी 1776 ईस्वी में हो गया और संविधान 1789 ईस्वी में, यानी कम से कम 13 साल जो है इनको लग गया अपना संविधान बनाने में। ठीक है, चलिए इसमें और सारे बहुत चीज़ें हैं। फिर 1900 ईस्वी में जब हम लोग आएंगे तो न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी देश में जनता का सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अब ये सवाल आता है कि सबसे पहले जो है सार्वभौमिक अधिकार किस देश में था, कि जो वयस्क अधिकार जो है क्या कहते हैं मताधिकार देना। तो सबसे पहले 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। न्यूजीलैंड ने 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? तो न्यूजीलैंड में, वो भी 1893 ईस्वी में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से देखिए जो किस देश में कब कब जो है लागू हुआ। 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में लागू हुआ। उसके बाद आ जाते हैं 1917 में रूस में हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका और 1934 में तुर्की। तो ये सब जो है आप लोगों को याद, अगर जिनको है रखना है रख लीजिए, अच्छा बात है। लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो पहला जो देश था वो आपको था न्यूजीलैंड 1893 ईस्वी में। इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में कब हुआ। तो जस्ट हम लोग आ चुके हैं। भारत में जो है
आपको 1950 ईस्वी में। भारत में कब मौका मिला? 1950 ईस्वी में। आप लोग जानते हैं कि जब संविधान बना उसी समय जो हमारा संविधान 1950 तक जो है बन के लागू होते हो गया। आप लोग जानते भी होंगे संविधान के बारे में। बाद बाकी सारा देश दिया हुआ है कब जो है ये सार्वभौमिक अधिकार इसको मिला था, तो ये भी आप लोग अपना देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना एवं समाप्ति की पुनर्स्थापना की कहानी को देखा जा सकता है। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल का पहला संविधान कब बना, तो 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना, यानी कि 1947 में हम लोग जब आज़ाद हुए उसके बाद जो है नेपाल का पहला संविधान बन गया था। इसके संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। ये जो संविधान बनाया था 1948 में, उसमें एक चीज़ दिया था कि इसके संविधान में कि राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक होगा। और 1959 में राजा महेंद्र ने क्या किया, एक संविधान लागू किया और संसद में पहली बार चुनाव हुए। तो फिर से महेंद्र ने क्या किया, एक नया संविधान लागू किया और संसद में पहली बार चुनाव हुए। लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर 1990 ईस्वी में नेपाल में एक जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप फिर से वहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई और 1991 में नेपाल में संसद के चुनाव में जो नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जेपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। बाद बाकी आप यहाँ पे आप लोग जो है देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। ये थोड़ा लंबा है, उसमें उतना जानकारी नहीं है जानकारी, लेकिन फिर भी उतनी ज़रूरत नहीं है जो आपको बार बार पूछा जाएगा। एक बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि नवाज शरीफ का जो है तख्ता पलट जो था या परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड, वो याद कर लीजिएगा कि 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुआ, लेकिन यह स्थायी नहीं रही और सन 1999 में जनरल मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना कर दी थी। जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए उन्होंने सैनिक शासन की स्थापना कर दी। परंतु हाल में पाकिस्तान के हालत में परिवर्तन हुए एवं वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अंततः जन आंदोलन के लिए सरकार को क्या हुआ, वहाँ पे सरकार को सैनिक के झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई और पाकिस्तान में यह परिवर्तन लोकप्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, ठीक है। उसके बाद ये जो है सारा पाकिस्तान की कहानी है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आज के लग रहा है कि लास्ट ये जो टॉपिक होने वाला है ये है कि अगला अंतिम पेज में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। वर्तमान में आपके किताब में जो दिया हुआ है उसमें 192 देश ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी 192 देश है, लेकिन आप लोग जो है 193 देश याद कीजिएगा और अंतिम देश जो है उसको सूडान के रूप में याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि वर्तमान में दक्षिणी सूडान है, वैसे सूडान नहीं दक्षिणी सूडान है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य है। इसके 6 संगठन, इस संगठन के 6 मुख्य उद्देश्य है। बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य 6 अंग है वो कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें। एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है न्याय परिषद, पाँचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। ये आपको 6 जो इसका मुख्य अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय। महासभा का संसद के भांति है जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि इससे पहले भी बता दिए हैं कि 192 नहीं 193 देशों को एक एक वोट देने का अधिकार है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इस आधार पर हम महासभा के संगठन को लोकतांत्रिक कहते हैं। सुरक्षा परिषद में भी 15 सदस्य होते हैं। यहाँ पे हम सुरक्षा परिषद, ये जो है आपको देखिएगा, ये जो है सुरक्षा परिषद, इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसलिए इस पेज को हम इम्पोर्टेंट मान के लाए हैं। पहला है कि इसमें 5 जो है अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 जो है अस्थाई होते हैं और 10 जो है अस्थाई होते हैं। तो अस्थाई सदस्य कौन कौन होते हैं, तो जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन, जो सबसे बड़े देश सब है, ये सब अस्थाई सदस्य है। तो आप लोग देखते होंगे जो यूएनओ में या संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अगर किसी प्रकार की वीटो आती है, कोई बातचीत होता है, कोई इस पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इन लोगों के खिलाफ नहीं होते, इन लोगों के पक्ष में ही होता है। जैसे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। और जो 10 अस्थाई सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्षों के लिए करती है। जो 10 अस्थाई जो चुनाव है उसमें क्या होता है कि कभी ये आता है कभी वो होता है, 2 ही वर्ष के लिए
जो और भी 10 देश हैं उसको चुना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 अस्थायी सदस्यों का जो महाचुनाव होती है वो कितने वर्षों के लिए होती है, तो वो 2 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिलता है। अगर कोई भी अस्थायी सदस्य इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा 1-2 चीज़ ऐसा चीज़ देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। एक है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं अगर सामाजिक क्षेत्र की सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इनकी सदस्य संख्या कितना है, 54 है। एक है न्यास परिषद, मुख्यतः उन क्षेत्रों को प्रशासन को देखती है जो स्वयं क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है तथा जहां स्वशासन का विकास नहीं हुआ था। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच के विवाद के न्यायिक समाधान का प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या किसी अदर देशों से किसी प्रकार की अगर मान लीजिए लड़ाई हो रही है तो इसका जो है न्याय कौन करेंगे, तो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच के विवाद को न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें भी कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक अपना सचिवालय है, जब लास्ट वाला जो हम आपको बोले थे, एक सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो देखिए, एक हो गया आर्थिक एवं सामाजिक, ठीक है, उसके बाद हो गया न्यास परिषद हो गया, उसके बाद जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, उसके बाद जो है आपको सचिवालय हो गया, महासभा हो गया और सुरक्षा परिषद हो गया। यहाँ पे महासभा हो गया और एक हो गया आपको सुरक्षा परिषद। तो ये 6 अंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर PDF पाना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।